हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसिंग क्वेश्चंस भी हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इन्हीं क्वेश्चन से आपका पूरा एग्जाम जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 से हम यहाँ पर आज शुरू करने वाले हैं। देख लेते हैं 31 में क्या दिया है। बात की जा रही है कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी कैसे होती है यदि उसमें कम से कम कितने प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो कितनी पूंजी जो है सरकार के अधिकार में होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25%, बी में दिया है 51%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 50% और डी में यहाँ पर दिया है 49%। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 51%। कोई भी कंपनी जो है वो सरकारी कंपनी कब हो जाती है, जब सरकार का पूंजी में कितना अधिकार होता है, 51% अधिकार सरकार का होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जो है कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सीतापुर, बी में दिया है मुरादाबाद, सी में दिया है अयोध्या और डी में दिया है यहाँ पर बलिया। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीतापुर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है और यहाँ पर क्या है 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो ये क्यों प्रसिद्ध है, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन सी है। तो कौन सी संस्था है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं नाबार्ड, बी में दिया है सिडबी, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है IFCI, ऑप्शन नंबर डी में दिया है एक्सिम बैंक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये क्या है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय संस्था है। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप जान लेंगे क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए इसका मुख्यालय भी आपको बता देते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का, इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर दिया है 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए, समस्याओं का समाधान किया गया, तो उसमें कौन सी समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आर्थिक नीति की असफलता पर ध्यान दिया गया। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, इस पर ध्यान दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारतीय रुपये का मूल्यह्रास हुआ, इस समस्या पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है यह सभी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कम हो रहा था, इस समस्या पर भी ध्यान दिया गया। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट जो है करेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी समस्या जो हैं इन पर ध्यान 1991 के आर्थिक सुधारों के रूप में दिया गया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर दिया है 35 में हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो हॉलमार्क लोगो की बात हो रही है, ये कहाँ पर लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विद्युत वस्तुओं पर, कृषि उत्पादों पर, सी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जेवर पर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेवर पर। हॉलमार्क जो है ये कहाँ पर लगा होता है, इसका लोगो जेवर पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है वे आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो वे कौन से आदर्श हैं जिनको राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गांधीवादी सिद्धांत, बी में दिया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है ध्यान में रखना चाहिए जब भी किसी राज्य के लिए कोई नीतियों का निर्माण करता है।
ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नंबर 37 में यहाँ पर दिया है निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को किस में उल्लेखित किया गया है। ए में दिया है भाग 3, बी में दिया है भाग 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनुसूचित 4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भाग 5। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 4। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, 42वें अनुच्छेद। अनुच्छेद कौन सा है यहाँ पर, 42वां है और भाग जो है ये 4 है। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 11 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। तो 343 अनुच्छेद किसके बारे में है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, बी में दिया है भारत के राष्ट्रपति, सी में दिया है संघ की राजभाषा और डी में दिया है संसद का संविधान। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघ की राजभाषा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है ये संघ की राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है ये धन विधेयक को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुच्छेद 112, बी में दिया है अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इनमें से कोई नहीं और डी में यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 111। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। निम्न में से अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। यहाँ पर बात की जा रही है निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। तो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं इनमें से कौन सा अलग है ये बताना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। नंबर ए में दिया है नारंगी, बी में दिया है नीला, सी में दिया है सफ़ेद और डी में दिया है बैंगनी। तो कौन सा रंग जो है इनमें से इंद्रधनुष में नहीं होता है। चलिए इसको हम जान लेते हैं कैसे। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिख दिया है, इसको पढ़ लेंगे। बिबग्योर, BIBGYOR, बिबग्योर होता है। तो इसी से कलर का नाम होते हैं। अगर आपने इंद्रधनुष के रंगों को याद नहीं किया है तो आप इससे भी इजीली याद कर सकते हैं। वायलेट, बैंगनी, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर येलो, ओ का मतलब ऑरेंज हो जाएगा और आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा यहाँ पर रेड। तो यहाँ पर ये सारे रंग हैं, कौन सा रंग नहीं है, इसमें वाइट कलर का जिक्र नहीं हुआ है। तो इंद्रधनुष में जो है वाइट रंग उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। तो इनमें से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी सारी जो गैस हैं ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती हैं। इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कौन सी है, आर्गन। आर्गन जो है ये कैसी गैस है, ये एक निष्क्रिय गैस है और इसका प्रतीक क्या होता है, इसको AR से डिनोट करते हैं। आर्गन गैस कैसी होती है, ये होती है निष्क्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है बासिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो बासिंग सोडा जो है किसका प्रचलित नाम है, इसको क्या बोला जाता है, इसको सोडा एस भी बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी प्रचलित है। तो देख लेंगे सोडियम कार्बोनेट कौन से ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सोडियम कार्बोनेट, बी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पोटेशियम कार्बोनेट और डी में दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है इसका रासायनिक नाम और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है Na2। इसको Na2CO3 से भी डिनोट करके आप लिख सकते हैं। कई बार जो है ऐसा हो जाता है एग्जाम में, ये वाला जो सूत्र है ये लिख कर आ जाता है एग्जाम में और पूछ लेते हैं कि ये किसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, इसका नाम बताना है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नंबर 43 में यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है कितनी उम्र में जो है ये रिटायर्ड होता है, ये बात की जा रही है यहाँ पर। तो नंबर ए में दिया है 60 वर्ष, बी में दिया है 58 वर्ष, तो नंबर सी में यहाँ पर दिया है 65 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 62 वर्ष। और जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी सेना निवृत्ति कब होती है, उनकी होती है 65 वर्ष की आयु में।
यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पर दिया है पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो होते हैं मुख्यतः अपने जो पोषक तत्व हैं उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं। ए में दिया है प्रकाश, बी में दिया है क्लोरोफिल, सी में दिया है इनमें से कोई नहीं और डी में दिया है मिट्टी। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिट्टी। पौधे जो है अपने पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नंबर 45 में दिया है 6.25 माइनस 2.23 और ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है। ब्रैकेट में क्या दिया है 3.35 माइनस कितना दिया है 2.23 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। इसके बाद प्लस का साइन है। दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है 0.0016 माइनस 2.987 ये दिया है और इक्वल में पूछा है कि इक्वल में क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल सा मैथ यहाँ पर आता है, इतना टफ मैथ इसमें आता ही नहीं है। और कैलकुलेशन वगैरह जोड़ घटाओ ये तो सब आपको आते ही होंगे। चलिए देख लेते हैं इसको करना कैसे है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर ही इनको सोल्व कर लेना है। हमें ब्रैकेट यहाँ से रिमूव करनी है तो क्या करेंगे 6.25 से माइनस करना है 2.23 तो क्या करेंगे 6 से 2 माइनस करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। 25 है और बाद में क्या दिया हुआ है 0.23 तो इसको माइनस करेंगे। 25 से 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए ये तो यहाँ पर माइनस करके आया, बाद में क्या साइन है मल्टीप्लाई का है तो वो लगा देंगे। अब 3.35 से माइनस क्या करना है 2.23 तो क्या आएगा यहाँ आ जाएगा 1। 3 से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 35 से 23 माइनस करेंगे तो क्या आएगा पॉइंट आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। 3 से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा और 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट हमने सोल्व कर ली हैं। उसके बाद क्या साइन है, उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम भी प्लस का साइन ही लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है माइनस के 2.987 से क्या माइनस करेंगे 0.0016 आप माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो मिलेगा वो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे, माइनस में आ जाएगा। ये आएगा कितना माइनस के 2985 और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें करना क्या है प्लस की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है प्लस माइनस माइनस होता है। उससे पहले हम क्या करेंगे 4.02 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1.12 से। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 4.5024 आ जाएगा और माइनस में क्या रहेगा यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस में आ जाएगा कितना, माइनस में आएगा 2.985 और ये यहाँ पर 4, ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें सोल्व कर लेना है। 4 पॉइंट से हमें माइनस कर लेना है 2 पॉइंट वाली वैल्यू। अब हमें क्या कर लेना है इस वैल्यू से ये वाली जो वैल्यू है माइनस कर लेनी है। तो माइनस करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करके हमें मिल जाएगा 1.517। गुणा भाग सिंपल और जोड़ घटाओ ये आपको आता ही होगा, इजीली क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते हैं। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया है। चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1.517, बी में दिया है 1.317, सी में दिया है यहाँ पर 1.617 और डी में दिया है 1.417। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.517। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है किसान विकास पत्र में मनोज की जो बचत है वो कितनी है, उसकी बचत का 1/3 हिस्सा है। तो उसकी जो बचत होती है उसका कितना है 1/3 है। यहाँ पर बात की जा रही है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत जो है आधे के बराबर है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी जो बचत है वो आधे के बराबर है 1/2 है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में कितने पैसे हैं, उसके पास कुल बचत के रूप में 1.5 लाख रुपए हैं तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की, प्रोविडेंट फंड उसने कितना निकाला है, पीएफ की बात यहाँ पर की जा रही है। उसकी बचत का 1/3 हिस्सा, बात हो रही है 1/3 हिस्सा की। और जो विकास पत्र में उसकी बचत है मान लीजिए वो कितनी है, वो x है और बात कितनी कर रहे हैं 1/3 हिस्सा, बराबर है किसके, उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीएफ के बराबर है। बचत के आधे के बराबर है तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और यदि उसकी कुल बचत कितनी है, कुल बचत जो है यहाँ पर कितनी मानी गई है, यहाँ पर दे रखा है कुल बचत
1.5 लाख रुपए उसकी कुल बचत है। तो बात की जा रही है कितनी, यहाँ पर हमें उसकी जो किसान विकास पत्र के द्वारा बचत है वो ज्ञात नहीं है, तो वो हम यहाँ पर -x कर देंगे। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, x/3 रहेगा, इक्वल में क्या रहेगा 1/2 है, तो 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए जो हैं ये आपको ऐसे ही लिख देने हैं। और अपोन में कितना आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा यहाँ पर 2, अपोन में आप इसके 2 लिख देंगे और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई x के साथ भी होगी। अब यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव हो चुका है। अब हमें x के जो पक्ष हैं वो एक साइड कर लेने हैं और हमें x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम करेंगे x/3 और प्लस कितना हो जाएगा, ये जब इक्वल से इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x/2 हो जाएगा और बराबर कितना आएगा, 2 से तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 सत्ते 14, बचता है 1, 2 पंजे 10, आगे आ जाएंगे कितने 0, 3 0 यहाँ पर आ जाएंगे, ये बच जाएगा 75,000। अब इसको सोल्व कर लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का, यहाँ पर हो जाएगा 6, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें दे रखा है कितना, 75,000 रुपये। तो ये ऐसे का ऐसे ही आप इसको लिख देंगे। और अभी कितना हो जाएगा सोल्व होकर, ये हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाता है, 3 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5x, अपोन में आ जाएगा 6 इजिकल टू कितना है, 75,000 रुपये दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। या तो आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा 75,000 और मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 6 से, और जो 5 है ये आ जाएगा कहाँ पर, अपोन में, तो हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। 5 से इसको कर लेंगे, 5 1 जा हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचता है 2, 5 5 जा 25 और यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ पर 3 0 है तो ये आप ऐसे ही लगाएंगे। और 15,000 की मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 की आप 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 छक्का होता है 90, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा यहाँ पर 90,000। तो हमें आंसर क्या मिल गया है, 90,000। उसकी बचत कितनी हो गई है, उसकी पीएफ में बचत निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर उसके पास कितने पैसे दिए हुए थे, यहाँ पर जो पैसे दिए हुए थे वो थे 1.5 लाख रुपये, और उसकी बचत जो आई है वो कितनी आई है, यहाँ पर चलिए उसको भी लिख लेते हैं, वो आई है यहाँ 90,000 रुपये। इससे माइनस कर देंगे 90,000 रुपये, तो अब हमें माइनस करके जो मिलेगा वो आंसर आ जाएगा, उसकी प्रोविडेंट फंड की बचत यहाँ पर मिल जाएगी। 1.5 लाख से आप 90,000 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 9 6 15, तो बच जाएगा 60,000 रुपये। तो यहाँ पर जो उसकी प्रोविडेंट फंड की जो बचत है वो कितनी है, वो है 60,000 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 60,000 रुपये। और ये बचत किसकी है, ये उसके पीएफ की बचत है। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया है 80,000, सी में दिया है 60,000, बी में दिया है 20,000 और डी में दिया है 45,000। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60,000 रुपये। उसकी जो पीएफ में बचत है वो कितनी है, वो 60,000 रुपये है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बात की जा रही है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है, वो मध्य वाला नंबर होता है। इनका मध्य मान आया है 20। इन संख्याओं का जो औसत है वो 20 आया है, अर्थात 20 के पहले भी 3 संख्याएं हैं और 20 के बाद भी 3 संख्याएं हैं, क्योंकि जो टोटल संख्या है वो 7 हैं। तो इनको लिख लेंगे। 20 से पहले आ जाएगी 19 और बात हो रही है यहाँ पर क्रमिक, तो क्रम में ही लेंगे। फिर आएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 17। इसी तरह आगे के नंबर भी ज्ञात करेंगे। फिर आएगा 21, 22 और यहाँ पर आ जाएगा 23। तो हमें जो है यहाँ पर संख्याओं का जो सीरीज़ है वो मिल गई है। पहले आएगा 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 23। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाली और सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है, सबसे बड़ी और लास्ट की संख्या यहाँ पर आ रही है 23। बात हो रही थी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो है ये 23 है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 23, बी में दिया 25, सी में दिया है 24 और डी में दिया 18। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23। सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है, वो 23 है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में यहाँ पर दिया है ओजोन होल किससे संबंधित है। तो ओजोन होल की बात हो रही है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में जो कमी हुई है उससे संबंधित है। ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि हो गई है उससे संबंधित है। इनमें से कोई नहीं। या ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल में ओजोन परत में जो वृद्धि हो रही है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में जो कमी हो रही है ये ओजोन होल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है टोटल पर अंडर रूट लगा हुआ है 9 + 4 अंडर रूट 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो टोटल अंडर रूट है वो आप लगा देंगे और साथ ही क्या करेंगे 9 को ब्रेक करके लिखेंगे हम 4 + 5 में। 4 और 5 कितना होता है 9 हो जाएगा। प्लस ऐसे ही हम 4 को भी ब्रेक करके लिखेंगे 2 × 2 कर सकते हैं। 2 2 जा 4 होता है तो इसलिए हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया है। अंडर रूट में 5 था तो अंडर रूट में आप क्या करेंगे इसको 5 ऐसे ही रहने देंगे। टोटल पर अंडर रूट है ये लगा ही हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला बन चुका है किस चीज़ का, ये फॉर्मूला बन गया है a² + KB² और +2ab का यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है। और ये इक्वल किसके होता है a + b के होल स्क्वायर के ये बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की जगह क्या कर सकते हैं इसको a + b का होल स्क्वायर बनाकर लिख सकते हैं। टोटल पर अंडर रूट लगा हुआ है ये लगा देंगे। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी यहाँ पर देख लेंगे 2ab, यहाँ पर कितनी है a की वैल्यू यहाँ पर 2 है प्लस कितना b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट 5 है। और यहाँ पर क्या बन गया है ये टोटल का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर से अंडर रूट जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब आंसर हमें क्या मिल जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा 2 + अंडर रूट 5 जो है ये हमें आंसर मिल गया है। चलिए देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंडर रूट 5 + 3, बी में ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंडर रूट 3 + 5, बी में दिया है 2 + अंडर रूट 5, डी में दिया है अंडर रूट 2 + 5। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 + अंडर रूट 5 जो है ये करेक्ट आंसर है। नंबर 50 में यहाँ पर दिया है धरेश का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। तो धरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर जो इसका संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा आ बनेगा, आ धन बनेगा क्या ई, आ धन ई यहाँ पर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बराबर बन जाएगा ये ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कौन सी संधि में होता है, ये होता है गुण संधि का उदाहरण जहाँ पर बड़ी ई और आ की मात्रा मिलकर क्या बनाते हैं ए बनाते हैं, अर्थात यहाँ पर गुण संधि है। तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद यहाँ पर बनेगा धरा धन क्या बन जाएगा ईस बराबर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा धरेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप देख लेंगे कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है समश्रुत शब्द दिए हैं अली और अली शब्द का सही अर्थ हमें यहाँ पर बताना है। अली मीन्स क्या होता है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दमन और दामन, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया है कंधा और हिस्सा, सी में दिया है दसन और दर्शन और डी में दिया है भौरा और सखी। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अली मिस होता है क्या, अली मिस होता है यहाँ पर भौरा और अली मिस होता है यहाँ पर सखी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 में यहाँ पर दिया है नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चतुर, बी में दिया है नगर, सी में दिया है देवनागरी और डी में दिया है यहाँ पर ढोल। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। नागर का जो पर्यायवाची होता है वो चतुर होता है। चतुर या चालाक को क्या बोला जाता है, उसको नागर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है सन्यासी का विलोम शब्द बताना है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गृहस्थ, बी में दिया है संतापी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इनमें से कोई नहीं और डी में दिया है विरक्त। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा गृहस्थ। सन्यासी का मतलब होता है जो सन्यास ले चुका हो और इसका उल्टा हमें बताना है तो उल्टा हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा गृहस्थ, जो गृहस्थी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया हो और भगवान की भक्ति में लग गया हो, और गृहस्थ होता है जो अपने बच्चों से अपनी जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ होता है, जिसका परिवार होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है गृहस्थ। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल होने का क्या अर्थ होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है निर्धन होना, बी में दिया है बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मन लगाकर काम नहीं करना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुरी तरह काम में लगे रहना। जब भी कोई व्यक्ति पूरा दिन काम में लगा रहता है, बुरी तरह काम करता है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है
कि ये तो कोल्लू के बैल की तरह सारा दिन काम में ही लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 76 + 84 ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, माइनस दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 76 - 84 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, और टोटल अपॉन में क्या दिया है 76 × 84। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है, ये आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इनको ऐड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 और 4 हो जाएगा कितना, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 8 और 7 कितने होते हैं 15, और 1 हो जाएगा कितना 16, कितना 160, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस कितना दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 76 और माइनस के 84। तो 84 से 76 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस की चीज़ जो है यहाँ पर बड़ी है, तो आंसर भी माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 8, और इसका यहाँ पर हो जाएगा वर्ग, क्योंकि दिया हुआ है, और अपोन में क्या है, अपोन में है 76 × 84। यहाँ पर ये दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन चुका है, ये हो गया है a² माइनस के b²। और ये फॉर्मूला कैसे आप ओपन करते हैं, ये होता है एक बार प्लस करके लिख देते हैं a + b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या जाता है, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस के b। चलिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार इसको जोड़ कर लिख देंगे और एक बार घटा कर लिख देंगे। जोड़ कर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 160, और कितना आ जाएगा प्लस के 8 आ जाएगा, और एक बार घटा कर लिखना है तो कैसे 160 माइनस के 8 आ जाएगा, और अपोन में क्या दिया हुआ है, अपोन में दिया हुआ है यहाँ पर 76, और मल्टीप्लाई में कितना, मल्टीप्लाई दिया हुआ है 84 84। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 160 में 8 जोड़ेंगे तो 168 हो जाएगा, और 160 से माइनस करेंगे 8 तो कितना आ जाएगा 152 आ जाएगा, और अपोन में क्या रहेगा 76 × 84 रहेगा। टोटल को सोल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, कैलकुलेट करके बराबर आ जाएगा ये 4। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर जो है ये 4 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा, आंसर जो है ये 4 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर दिया है 56 से 57 तक एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को रीड करेंगे और 56 और 57 क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। चलिए पैराग्राफ को आप पढ़ लेते हैं। गोइंग टू एन ऑल बॉयज हाई स्कूल वाज नो फन। जो's parents thought it would be a good idea to send him there instead of a public school because he would get distracted by girls, as his mom would say. Once during his 3rd year, Joe begged his mom to let him go to public school. I just want to be normal, he would tell her. I just want to meet girls. I don't want to be weird. But his words always fell on deaf ears. Mom always said that Joe had plenty of time to go on dates after high school and that he needed to concentrate on his schoolwork. This usually made him very sad, but like a good kid, Joe just nodded his head and went on with his studies. That all changed one day when Joe met Carmen, who lived just 2 blocks away from him. One day he ran into her at market by chance. They had gone to kindergarten together. They were also of the same age. She was in Joy's class. She remembered Joe too. After about 2 weeks, they were going straight. Joe was so happy but had to hide his relationship from his parents, which was okay because Carmen was hiding him from her family too. Are you kidding me? Carmen said. They would kill me if they knew I had a boyfriend. Everything was going great for time, but Joe's mom was right. His grades started slipping and he soon was on academic probation because he was spending too much of his free time with Carmen. She also dropped a grade or two. As a result, both of them had to go to summer school to improve their grades, but Joe didn't care. He was in love and that was all that mattered. At the time, much later, he came to realize his mom was right. क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है Where did Joe meet Carmen? Carmen से जो है कहाँ पर मिला था? समर स्कूल, बी में दिया है चर्च, सी में दिया है मार्केट, और डी में दिया है फुटबॉल ग्राउंड। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्केट। जो है कार्मेन से मार्केट में मिला था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है जोज मदर डिड नॉट वांट टू हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज उसकी मम्मी क्यों नहीं चाहती थी कि वह पब्लिक स्कूल में जाए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जो वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल्स, पब्लिक स्कूल टीचिंग इज कॉस्टली,
जो वुड गेट द कंपनी ऑफ बैड फ्रेंड्स, पब्लिक स्कूल टीचर्स आर स्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाई गर्ल्स। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। जो है लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसी वजह से उसकी मम्मी ने उसको पब्लिक स्कूल में नहीं भेजा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है। चूज द करेक्ट सिनोनियम रैंडम। रैंडम का करेक्ट सिनोनियम यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक्सीडेंटल, बी में दिया है एग्जामाइन, सी में दिया है गॉड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सोबर। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। रैंडम का अर्थ होता है एक्सीडेंटल। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट देना है यहाँ पर हमें। पर दिया है सेंसिटिविनेशन टू एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। एक फूड से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द हमें बताना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर दिया है डाइवर्जन, बी में दिया है एलर्जी, सी में दिया है नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कॉन्ग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलर्जी। अगर किसी को किसी फूड से या किसी चीज़ से दिक्कत है तो उसको एलर्जी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पर बात की जा रही है। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पर आप फाल्गुनी की बात कर रही हैं, इसको एफ से डिनोट कर लेंगे। तो इनका क्या, हार्दिक ने क्या बोला, हार्दिक ने इनकी तरफ इशारा किया तो हार्दिक को आप एस से डिनोट करेंगे। और इनके इकलौते भाई, तो इनका कौन सा भाई है, इनके जो सिंगल ब्रदर का बेटा है, सन है, वो क्या है, मेरी पत्नी का भाई है। तो इनकी पत्नी का क्या है, ये भाई है। तो यहाँ पर ये हार्दिक की क्या है, पत्नी आ जाएगी यहाँ पर हार्दिक की, और ये उसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा उसका भाई। ये भाई की बात हो रही है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो फाल्गुनी जो है किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, वो उसकी भतीजी कहलाएगी, अर्थात उसकी नीस कहलाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। जब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, आप इस क्वेश्चन में अपने आप को रखकर ही सोल्व करेंगे तो आप ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का जो ये प्रैक्टिस सेट था ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर अब हम फटाफट रिवीजन ही करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू। पैट एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।